नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। काशीपुर आईआईएम में उत्तराखंड प्रकोष्ठ का स्थापना कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रामनगर में सीटीआर में हर्षोल्लास के साथ वन्य प्राणी सप्ताह का समापन। सप्ताह भर कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। प्रतिभावान बच्चों को किया गया पुरस्कृत। देहरादून में अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने की थी 20 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी। देहरादून पुलिस ने कोबरा गैंग के एक सदस्य को राजपुर से किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 68 ग्राम कोकीन जब्त। एसएसपी अजय सिंह ने किया मामले का खुलासा। काशीपुर पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई कार बरामद। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम काशीपुर में आयोजित उत्तराखंड प्रकोष्ठ उत्तराखंड सेल के स्थापना कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने उत्तराखंड प्रकोष्ठ का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा के लिए काशीपुर को चुना था, ठीक उसी तरह भारत सरकार ने इस पावन भूमि को प्रबंध के क्षेत्र में ज्ञान की गंगा बहाने के लिए आईआईएम काशीपुर को स्थापित किया है। परियोजना में 3 क्षेत्रों में विकास के कार्यों को लेकर राज्य के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों को आईआईएम काशीपुर के साथ काम करने के लिए एमओयू तैयार किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सेल उत्तराखंड राज्य और आईआईएम काशीपुर के एक थिंक टैंक का काम करेगी, जो कि राज्य और संस्थान के बीच एक सेतु होगा। अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज आईआईएम काशीपुर के अंदर में एक बहुत ही बड़ी पहल की गई है। आज यहां पर एक उत्तराखंड सेल की स्थापना की गई है और हमारे 3 यूनिवर्सिटीज, हमारे उत्तराखंड की 3 टॉप यूनिवर्सिटीज यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी, डीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में एमओयू आज साइन किया गया है। मकसद ये है कि हम सब मैनेजमेंट और रिसर्च के द्वारा किस प्रकार अपने विकास और अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। हम सब ने इकट्ठा मिलकर ये भी डिसाइड किया कि हम किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, जो मैनेजमेंट के नए तरीके हैं, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब को मिलाकर किस प्रकार हम जो इंटरनेशनल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के बेताल घाट में शहीद खेमचंद डोरवी राजकीय महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव और छात्र संघ अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में आपको बता दें, सांसद अजय भट्ट, विधायक सरिता आर्य भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बेताल घाट, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं और अतिथियों को संबोधित कर रहे हैं। बड़ा काम और किया है इस बार के आम बजट में शिक्षा के लिए, हमारे युवाओं के लिए और साथ में खेलकूद के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए इस बार के बजट में 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है, जिससे कि हमारी ये सब गतिविधियां और तेजी से आगे बढ़े। भाइयों बहनों, यहां बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं हमारी युवा तरुणाई मौजूद है। कुछ खेल रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं। आज ये प्रदेश के बहुत सारे युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि अपना स्टार्टअप खोलकर नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं और इस दिशा में सरकार भी उनका प्रोत्साहन कर रही है। इसी के लिए हम 2023 की उत्तराखंड स्टार्टअप नीति को लेकर आए हैं। ये नीति हमने लागू की है जिससे कि कोई भी प्रतिभावान छात्र जिनके अंदर कौशल है, जिनके अंदर कुछ करने की लालसा है, वो पीछे न रहे हैं, उनको हर प्रकार से मदद मिले। आज हम उत्तराखंड के स्टार्टअप को आर्थिक सहायता देने के साथ ही जो भी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी हम मुहैया करा रहे हैं, उन्हें बेहतर माहौल भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमने 1100 से भी ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता देते हुए और अत्याधुनिक 15 इंक्यूबेटर सेंटर जहां पर ट्रेनिंग होती है, वो सेंटर भी हमने स्थापित किए हैं।
यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि आज खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, आईटी, एआई, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उत्तराखंड के अनेक स्टार्टअप जो हमारे नौजवान सामान्य परिवारों में पैदा हुए हैं, वो उसको चलाने का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपनी नीतियों और विकास के कार्यों के दम पर प्रदेश का समग्र विकास हो, ऐसा हमने सुनिश्चित कर रही है। आज एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, पेयजल जैसी प्रमुख क्षेत्र हैं, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका मजबूत आधारभूत ढांचा है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा, हमने कुछ कठिन निर्णय, कुछ ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए हैं। जैसे हमने नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू किया है, और वो नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 17,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां सरकारी अभी तक संपन्न हो गई। 17,000, जितनी राज्य बनने के बाद नहीं हुई, उससे ज्यादा नियुक्तियां पिछले 3 सालों के अंदर संचालित हुई हैं। और जो सबसे अलग बात है वो ये है कि पहले कोई छोटी सी भी परीक्षा होती थी तो हमारे युवा नौजवान जो मेहनत करते थे, उनका नंबर नहीं आता था तो कहते थे कि कैसी परीक्षा हुई है। उनका आत्मविश्वास कम होता था, उनके माता पिता का भी आत्मविश्वास कम होता था, जो अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए अपने खर्चे कम करके, अपने रोजमर्रा की जो उनकी जिंदगी है, उस जिंदगी में जो आवश्यकताएं हैं उसकी कटौती करके वो उनको पढ़ाते लिखाते थे। मैं आपको बताऊं कि अभी पीसीएस परीक्षा के परिणाम आए हैं, और पीसीएस परीक्षा के 2022 के फाइनल परीक्षा के परिणाम और 2024 की प्रारंभिक शिक्षा के परिणाम, दोनों परिणाम एक साथ आए हैं। और ऐसा कोई जनपद नहीं है जिस जनपद से 10 से कम हमारे युवा, बच्चे, बेटे, बेटियां उसमें एसडीएम या तहसीलदार में सिलेक्शन जिनका ना हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 17,000 नियुक्तियां हो गई, एक भी नकल का मामला नहीं आया, सब पारदर्शी तरीके से हो रहा है। धर्मांतरण कानून हमने लागू किया है, और धर्मांतरण कानून भी राज्य का जो मूल स्वरूप है, जो देवभूमि, पूरी दुनिया के अंदर हमको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हम कहीं भी जाएंगे तो हमको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि अरे देवभूमि से आए, तो ये देवभूमि का स्वरूप। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल की ओर से बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को शहर की कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को ज्ञापन देकर के इन समस्याओं के निदान की मांग की गई है, जिसमें मसूरी में रोजगार के साथ ही खेल मैदान भी उपलब्ध हो पाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करके राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और इन समस्याओं का निदान करेंगे। मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें विशेषकर जो लंडौर है, जो मैं मानता हूं कि लंडौर जो ओल्ड मसूरी थी, आज वो सबसे जो है पिछड़ गया है। वहां पर सैकड़ों लोगों की आजीविका दांव पर है, लोग पलायन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं यदि लंडौर बाजार में जो हमारे जो सर्वे के अंडर में जो सर्वे ऑफ इंडिया का जो वहां पर पार्टीज रहती थी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ओनरशिप में है, यदि वहां पर जिस तरह से आपने देखा होगा 33 पॉइंट। और अब बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में की हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की समीक्षा। बैठक में वीसी अंशुल सिंह, सचिव उत्तम सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एकल आवासीय और गैर एकल आवासीय मानचित्रों की स्थिति पर चर्चा हुई है। आवासीय मानचित्रों को 15 दिन और व्यावसायिक मानचित्रों को 30 दिन में करें स्वीकृत। मानचित्रों की आपत्तियों का निस्तारण कर शीघ्र करें स्वीकृत। मानचित्रों को निरस्त करने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने को कहा गया है। बैठक में विकास कार्य सहित विभिन्न कार्यों के बारे में वीसी अंशुल सिंह ने ली विस्तृत जानकारी। विकास कार्यों को जल्द पूरा करें कहा गया है। अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं अवैध
कॉलोनियों और अवैध प्लॉटों पर ड्रोन से रखे नजर। अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई कर उठाएं कदम। विकास कार्यों की गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान। विकास कार्यों में गुणवत्ता न होने पर करे कड़ी कार्रवाई, ये कहा गया है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा। तो ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से साझा कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हमारा जो काम कर रहा है उसके लिए आज समीक्षा बैठक मेरे द्वारा ली गई और उसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं कि हम लोग मानचित्र यानी कि नक्शे पास करने का हमारे पास जिम्मा रहता है। तो आज फिर मेरे द्वारा कहा गया कि जो हमारे यहाँ रेजिडेंशियल नक्शे होंगे उनको हम 15 दिन में और कमर्शियल नक्शा 30 दिन में पास करेंगे। ऑनलाइन ये हम लोग मांगते हैं और जहां जिस नक्शे में कोई कमी हो तो एक ही बार हम क्वेरी लगाने का काम करेंगे। मेरे पास जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया गया तो उसमें इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हमने इतने नक्शे रिजेक्ट किए, आज मेरे द्वारा ये भी निर्देशित किया गया कि ये भी क्लियर होना चाहिए कि किस कारण किस नक्शे को हमने निरस्त किया है। यानी कि हमारे पार्ट में कमी है या उपभोक्ता के पार्ट में, वो स्पष्टता दिखनी चाहिए। यदि हमारे पार्ट से कमी है तो वो अलग विषय है और यदि उपभोक्ता के पार्ट से कमी तो अलग विषय है। ऐसी हमने जो हमारी अवस्थापनाओं के जो काम उधर चल रहे हैं, मुझे खुशी है कि अनेकों काम एक HRD द्वारा वहां किए गए। जैसे अभी पिछले दिन मैं गया ही था, वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत सुंदर बना है। आप हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ आइए, डिवाइडर जो बना है उस पर बढ़िया जाली वहां पे। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या SMS में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, OTP एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने
कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण की भावना लोगों में जागृत करने के लिए देश में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया। हर साल की तरह इस बार भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी सप्ताह का समापन पूरे उत्साह के साथ किया गया। वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण में लगे कई संगठन और वन्यजीव प्रेमियों की ओर से लोगों में जागरूकता लाने के लिए विचार गोष्ठी, स्कूली बच्चों के लिए निबंध, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन, पक्षी अवलोकन, प्रकृति भ्रमण, साइकिल रैली और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम सप्ताह भर आयोजित किए गए, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बेहतर प्रतिभा देखने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। लगभग 17 स्कूल और एक महाविद्यालय इस साल हमारे साथ जुड़े हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में जो वन्य प्राणी सप्ताह का समापन होगा वो कल माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में राजभवन देहरादून में किया जाना प्रस्तावित है। अब उसमें देखते कितना प्रतिभाग वहां पर रहेगा, वहां भी हमें ज्यादा प्रतिभाग की उम्मीद है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा एक बाघ रक्षक प्रोग्राम है, उसका भी वहां पर प्रतीक चिन्ह या लोगो का वहां पर विमोचन किया जाना है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर बेसमेंट में पार्किंग बनाने वाले मामले में एमडीडीए के वीसी वंशीधर तिवारी के सख्ती का एक बड़ा असर देखने को मिला है। तो देहरादून में बेसमेंट पार्किंग को लेकर एमडीडीए वीसी वंशीधर की सख्ती का बड़ा असर देखने को मिला है। सख्ती के बाद से राज प्लाजा में कॉम्प्लेक्स संचालक ने बेसमेंट में रैंप के निर्माण का कार्य शुरू किया। जो कॉम्प्लेक्स पार्किंग मानकों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, वंशीधर तिवारी का कहना है। कार्रवाई में सीलिंग के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग बनने से कई समस्याओं का समाधान होगा। एमडीडीए के वीसी वंशीधर तिवारी ने कड़े तेवरों के बाद कॉम्प्लेक्सों में बनाई जा रही है पार्किंग, यानी उनके कड़ी तेवर दिखाने के बाद भी कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग बनाई जा रही थी। कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग के नियमों के पालन को लेकर सभी सेक्टरों में से रिपोर्ट मांगी गई है। वीसी वंशीधर तिवारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश इस मामले में दिए हैं। कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट पार्किंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और उधर दून पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 20 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लॉटरी और अन्य लुभावने उपहार जीतने का लालच देकर लोगों को लिंक भेजकर ठगी करते थे। गिरोह के तीसरे सदस्य जबलपुर और बिहार में बैठकर के ठगी को अंजाम देता है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीम रवाना हो गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना में शामिल अमन और ईशान को आईएसबीटी हरिद्वार बाईपास रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर फ्रॉड का मामला राजपुर में पंजीकृत हुआ था, जिसमें एडवोकेट है श्री योगेश कुमार जी, इनके साथ एक लिंक भेजकर और लॉटरी जीतने का लिंक भेजा गया था और उस पर क्लिक करने के बाद इनको बताया था 50 लाख रुपए का ये लॉटरी जीत गए हैं और उसमें विभिन्न कुछ चार्जेस बताए गए थे। और इसके बाद जब वो फेक लिंक को क्लिक किया गया था तो इनके सारे अकाउंट्स वगैरह को एक तरह से कॉपी कर लिया गया था, जिसके बाद उनके अकाउंट से 20 लाख
तत्काल ही निकल गए थे उसमें। इसके बाद जो हमारी टीम ने इस पर वर्क किया था तो इसमें 2 लोग को इसमें अभी मनी ट्रेल में इसमें अरेस्ट किया, जिसका अमन और ईशान नाम है, जो मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा बताया गया कि वो एक साइबर फ्रॉड के नेटवर्क में काम करते हैं और इसके आगे भी जो उनके लोग हैं गैंग के, वो उनको ऐसा लिंक बनाकर भेजते हैं और वो अपने अकाउंट्स, जो फेक अकाउंट्स खुलवाते हैं ये, इसके बाद उस अकाउंट्स के माध्यम से वो जो कॉपी हो जाता है उनका फेक अकाउंट से, उसके पैसे निकाल लेते हैं। चूंकि इसमें अभी जो ये मुकदमा इससे वादी मिले भी थे तो इसमें लगातार काम चल रहा था। अभी 2 लोग की अरेस्टिंग हुई, लेकिन इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है इसका भी नाम आया है, जिसके माध्यम से ये साइबर फ्रॉड किया जाता था। तो अभी वर्तमान में भी 2 लोग की अरेस्ट हुई है और इसके बाद जो नाम आया है उस पर हमारी पुलिस टीम को रवाना किया गया है, उसकी अरेस्ट। और देहरादून पुलिस ने कोबरा गैंग के एक सदस्य को राजपुर क्षेत्र से 68 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कोबरा गैंग का मुख्य पेडलर दिल्ली से कोकीन की सप्लाई करने जो है देहरादून आया है, जिस पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुठाल गेट के पास से विदेशी नागरिक को 68 ग्राम अवैध कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। तस्कर की पहचान नसोर जहरान हमीद के रूप में हुई है, जो कि तंजानिया का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पूर्व में राजपुर पुलिस कोबरा गैंग के 3 विदेशी पेडलरों सहित 7 तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। मंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 का अभियान है, जिसमें खासकर फोकस अब इस बात का है कि जो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स हैं या पेडलर्स हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि अभी तक जो हम देखते थे कि छोटी छोटी क्वांटिटी में भी लोग पकड़े जाते हैं यूजर, और बाद में जो है वो पेडलिंग का काम करते हैं। और इसमें इसी तरह का एक गैंग जो ट्रेस हुआ था वो कोबरा गैंग के नाम से था, जिसमें अभी तक 7 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 जो हमारे फॉरेन नेशनल पहले युगांडा, कीनिया और तंजानिया के गिरफ्तार हुए थे, जिनसे भी हमें कोकीन वगैरह मिली थी। चूंकि लगातार ये इनपुट आ रहे थे और पिछली पूछताछ में भी आया था कि एक नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करके देहरादून ही नहीं अन्य जगहों पर भी इनकी सप्लाई रहती है और वो बीच बीच में आकर यहाँ पर डिलीवरी को देते हैं। तो इस बार जो सूचना मिली थी इसमें तंजानिया के एक व्यक्ति का नाम आया था कि वो डिलीवरी देने आने वाला है यहाँ पर और कहीं भी शहर में। तो इस सूचना पर लगातार हमारी जो गोपनीय टीम थी वो काम कर रही थी और कल चेकिंग के दौरान जो है इसको पकड़ा गया था और इससे 68 ग्राम जो है कोकीन मिली, जो 100% जो प्योरिटी में पाई गई, जिसका हमने टेस्ट भी अपना जो हमारी पूरा डिटेक्शन किट होती है उससे भी हमने चेक कर लिया, 100% इसकी प्योरिटी पाई गई। और साथ ही साथ इससे पूछताछ में पता चला इसमें व्यक्ति का नाम भी खुला है जो फॉरेन नेशनल है, जिसके माध्यम से ही यहाँ पर वो डिलीवरी देने आया था। जैसे पूर्व में 3 लोग आए थे यहाँ पर, इसमें 2 युगांडा और कीनिया की लेडी थी और एक तंजानिया का व्यक्ति था। तो उसी चैनल से कहीं ना कहीं ये घूम फिर कर जुड़े हुए थे और जब लास्ट 3 लोग पकड़े गए तो इस बार ये डिलीवरी का पॉइंट था कि इस बार ये आने वाला था। जिस स्थान पर ये रुका हुआ था वहां पर भी हमने और कोतवाली पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर के पास से चोरी की गई कार भी बरामद की है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि 4 अक्टूबर को मधुबन नगर निवासी इस्माइल ने तहरीर देकर बताया कि 24 सितंबर को रात उसने अपनी कार को अपने घर के बाहर खड़ा किया था। सुबह देखा तो गाड़ी घर के बाहर नहीं थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार चोर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं काशीपुर एसपी अभय सिंह ने मामले में बताया कि मुखबिर की सूचना पर अलीगंज रोड पर ओवरब्रिज के नीचे से वसीम निवासी घोड़ेवाला हरिद्वार के कब्जे से बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ में वसीम ने बताया कि ये कार योगेश और उसके भाई आस मोहम्मद ने चुराई थी। उन दोनों ने वसीम को अलीगंज और पैगा क्षेत्र में वाहन चोरी करने के लिए रैकी करने भेजा था और शाम को इसी फ्लाईओवर के पास मिलने को कहा था। उसने बताया कि उसके भाई आस मोहम्मद, योगेश और उसके अन्य 2 साथियों ने मिलकर के मुरादाबाद से 2 कार, संभल से 2 कार, बिजनौर से 1 कार चोरी की है। 30 सितंबर को मधुबन नगर काशीपुर में एक रात के समय देर रात को स्विफ्ट कार चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना हमें सुबह मिली थी। बाद में हमने सूचना को वेरीफाई करी थी। चूंकि कार चोरी का मामला था और ये काफी गंभीरता से इसको लिया गया था, तो इंस्पेक्टर काशीपुर साहब के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई थी, जिसमें जो हमारे कॉम्पिटेंट सब इंस्पेक्टर हैं और जो एसओजी की ज्वाइंट एक टीम बनाई। तो हमने बैक ट्रेसिंग और फ्रंट ट्रेसिंग करी, उसमें बहुत सारे टेक्निकल काम भी किए। तो सैकड़ों की संख्या में इसमें कम से कम कैमरे हमें देखने पड़े।
तो जो हमें एक रूट मिला कि ये जो अभियुक्त गण थे जो कि यहाँ से कार चोरी करके ले गए हैं, ये मूलतः हरिद्वार से आए थे, लेकिन इन्होंने आने का रास्ता वाया मुरादाबाद और होकर के चुना था और जाते समय भी ये वाया रामपुर मुरादाबाद होकर के दूसरे रास्ते से गए थे। हमें कंफ्यूज करने का प्रयास किया था, लेकिन लड़कों के अथक परिश्रम के बाद ये चीजें पता चल पाई कि ये जो चोरी की घटना में सम्मिलित थे ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। ये काफी हार्डकोर टाइप के लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भी लगभग 2 महीने के अंदर। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।